समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसी को हम समास कहते हैं। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है संक्षेप करना। जहाँ पर कोई शब्द बड़ा लिखा रहता है तो उसी को हम संक्षेप करते हैं, छोटा करते हैं, उसी को हम समास कहते हैं। संधि में क्या होता है, हम वर्ण देखते हैं, और समास में क्या होता है, शब्द देखते हैं। यानी शब्दों को हम छोटा, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को छोटा करके जो वाक्य प्रयोग करते हैं उसी को हम समास कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, उदाहरण के लिए जैसे दिया गया है रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब के लिए आपका क्या है, बड़ा दो या दो से अधिक शब्दों का मेल से आपका रसोई के लिए घर। अगर हम इसी को छोटा करेंगे तो यह रसोई घर बनेगा। नीले रंग की गाय, ये क्या है, नील गाय। यहाँ पर भी अधिक शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इसी को हम जब संक्षेप करेंगे तो आपका नील गाय हो जाएगा। तो ये बस आप लोग इतना जानिएगा कि समास को हम शब्दों को हम छोटा करके प्रयोग करते हैं, उसी को हम समास कहते हैं, और संधि में हम वर्डों को देखते हैं। आइए जानते हैं कि समास के आपके कुल कितने मुख्यतः भेद होते हैं। तो आपके हिंदी मुख्यतः समास के मुख्यतः 6 ही भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, अगर आप लोग कभी कभी ऐसे भी याद नहीं होता है कि समास के भेद आपको कभी लाइन से नहीं याद होते, तो आप लोग छोटी सी ट्रिक याद रख लीजिए कि द्वंद्वी अब तक, द्व से क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, दी से द्विगु समास, अ से आपका अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, क से कर्मधारय समास। आप लोग इतना छोटा सा ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको यह समास के भेद कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। इस समास में आपका पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद ही अव्यय होता है। इसमें आपका पहला पद मुख्य होता है यानी प्रधान होता है, और इसमें यह भी आप ध्यान रखिएगा कि इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, यथा, ये सब क्या है, आपके उपसर्ग। जो शब्द के शुरुआत में जिसका प्रयोग करते हैं वो आपका उपसर्ग कहलाता है, और जो शब्द के अंतिम में जो प्रयोग करते हैं वो आपका प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास में उपसर्गों का ध्यान रखा जाता है कि जहाँ पे उपसर्ग लगा रहेगा वो आपका बिल्कुल सिंपल सा कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसमें आपका पहला पद प्रधान होता है। और इसमें एक चीज ये भी होता है कि जहाँ पर अव्यय शब्द आता है, अव्यय मतलब जैसे पुनरावृत्ति शब्द आता है ना, जैसे रातों रात, बातों बात, दिनों दिन, ये क्या हो रहा है, आपकी पुनरावृत्ति, यानी एक ही शब्द का जहाँ पर रिपीट हो रहा है तो आपकी पुनरावृत्ति शब्द आती है। ये आपका क्या होता है, अव्यय होता है। रातों रात मतलब रात ही रात, या बातों बात बात ही बात, ये आपका जहाँ ही, कर, भर, ये सब आपका क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है कि अविकारी, जहाँ पे लिंग, वचन, कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो आपका अव्यय होता है, उसी को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें आपका उपसर्ग को हम ध्यान में रखते हैं कि जिसमें आपका उपसर्ग जुड़ा रहेगा, शब्द की शुरुआत में उपसर्ग जुड़ा रहेगा, वो आपका अव्ययी भाव समास होगा। उदाहरण के लिए आजन्म, इस जन्म में देखिए आ लगा है, ये आपका अव्ययी भाव समास लगेगा। यथाविधि, अवधि में क्या लगा, यथा, यथा मतलब होता है अनुसार, ये आपका अनुसार क्या है, अव्यय होता है। तो यही चीज देखना है कि जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो आपका अव्यय भाव समास होता है। अगला जानते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है। अव्यय में जाना है कि आपके पहला पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में ये जाने कि आपका दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता संबोधन को छोड़कर शेष जो 6 कारक चिन्ह होते हैं वो आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। कर्ता संबोधन जो आपका आप लोग कारक विभक्ति पढ़े होंगे तो आप लोग जान जाएंगे कि कारक और विभक्ति क्या है, तो आप बिल्कुल तत्पुरुष समास एकदम इजीली आसानी से समझ जाएंगे। कर्ता संबोधन को छोड़कर जो आपका कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान, संबंध, अधिकरण, ये आपके 6 कारकों से मिलकर के आपका तत्पुरुष समास का निर्माण होता है। ये इन्हीं कारकों चिन्हों से ही आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। जैसे दिया है विद्यालय, विद्या के लिए आले, अब के लिए जो लगा है ना, ये आपका कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। के लिए में कौन सा आपका कारक चिन्ह आएगा, तो आप जानते होंगे संप्रदान को के लिए, ये आपका कारक चिन्ह होता है, तो क्या होगा, ये आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। और नीचे दिया है राजा पुत्र, राजपुत्र, तो क्या है, इसका विग्रह जब हम करेंगे तो क्या निकलेगा, राजा का पुत्र। अब का
का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये किस में आता है? तो आप लोग जानते होंगे संबंध। यहाँ पर संबंध बता कि वो राजा का पुत्र है, राजपूत। यहाँ पे तो आपको शॉर्ट कर दिया, संक्षेप कर दिया गया राजपूत। अगर हम इसी को अगर विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे शब्दों को, तो निकलेगा राजा का पुत्र। तो आपका क्या होगा? संबंध तत्पुरुष हो गया। यहाँ पर राजा पुत्र में संबंध बताया जा रहा है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, ये भी आपका क्या हो जाए? को के लिए। को के लिए किस में आता है? किस चिन्ह में आता है? तो आपका संप्रदान कारक चिन्ह आएगा। तो ये क्या होगा? आपका संप्रदान तत्पुरुष हो गया। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, ये भी क्या है? को के लिए। इसमें भी आपका संप्रदान तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जा रहा है। जन्म से अंधा, यहाँ पर से लगा है। से आप लोग जानते होंगे कि दो कारक चिन्हों में से लगता है, एक करण में लगता है, एक अपादान में लगता है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा? करण के अंतर्गत आएगा। अपादान में आप किसी चीज को अलगाव के लिए प्रयोग करते हैं, और करण में क्या है कि हम किसी सहायता के लिए हम जिसका प्रयोग किया जाता है वो आपका करण के अंतर्गत आएगा। जैसे जन्म से अंधा, वो जो कोई व्यक्ति है वो जन्म से अंधा है, तो आपका करण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो बस आप लोग इतना जानिए कि तत्पुरुष समास में आपके कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। इन्हीं कारक चिन्हों से आपके लोप होता है, विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, वही आपका तत्पुरुष समास होगा। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक है। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी ट्रिक, कोई भी नियम रटने की जरूरत नहीं है। इसमें बस इतना जान जाइए कि जिसमें संख्याओं का बोध होता है वो आपका द्विगु समास होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, उसमें उपसर्गों का ध्यान में रखा जाता है। तत्पुरुष समास में आपका कारक चिन्हों, विभक्तियों का ध्यान में रखा जाता है। ये उन्हीं कारक चिन्हों से विभक्तियों लोप होने से आपका तत्पुरुष समास बन जाएगा। द्विगु समास में आपका संख्याओं का बोध होता है। संख्याएं जैसे लिखा है त्रिलोक, नवरात्र, अठन्नी, दुसुत्ती, पंचतत्व, ये सब क्या है? यहाँ पे त्रि, नव, अठ, दु, पंच, ये सब क्या है? आपको संख्याओं का बोध किया जा रहा है। तो जैसे त्रिलोक करेंगे तो हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? तीन लोकों का समाहार, इसको हम त्रिलोक बोलेंगे। इसको हम जब संक्षेप करेंगे तो क्या निकलेगा? त्रिलोक। नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह, इसी को हम संक्षेप कर देंगे तो आपका नवरात्र बन जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर आपका संख्याओं का बोध किया जा रहा है, संख्याओं को संबोधित किया जा रहा है, वो आपका द्विगु समास होता है। अगला जानते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास जहाँ पर दोनों पद ही प्रधान होते हैं। अव्ययी में जाना कि आपका पहला पद होता है, तत्पुरुष में जाना दूसरा पद होता है, द्विगु में जाना कि आपकी संख्याओं का बोध होता है। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें पहला दूसरा कुछ नहीं होता है, इसमें दोनों पद को हम लेकर साथ साथ चलते हैं। और विग्रह करने पर बीच में और या आ का बोध होता है। जैसे लिखा है पाप और पुण्य, तो हम इसको अगर यहाँ पर हम डैश लगा देंगे योजक चिन्ह तो क्या हो जाएगा? पाप पुण्य। तो हम अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य। सीताराम, सीताराम में हम डैश का चिन्ह लगाए तो यहाँ पर और का लोप हो रहा है। ऊंच और नीच, यहाँ पे भी डैश लगा, ऊंच और नीच, ये भी आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे विलोम, विलोम का भी ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे जब दो शब्दों को उल्टा करके बताया जाता है, जैसे पाप और पुण्य, दिन और रात, माता और पिता, यहाँ पर क्या होता है? आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। यहाँ पर और या देश का योजक चिन्ह लगे रहेंगे, आपका बिल्कुल द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला जानते हैं कि कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास में इस समस्त पद में समान रूप से प्रधान होते हैं। इसमें लिंग वचन समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। तो इसमें इतना आप लोग जानिएगा कि इस समास में आपका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे दिया है चरण कमल, इसे आप लोग इस उदाहरण से समझिएगा। चरण कमल, कमल के समान चरण वाले, यानी जो चरण कैसा है? कमल की तरह है। तो कमल आपका क्या हो गया? विशेषता हो गया, और चरण क्या होगा? आपका विशेष हो गया। तो कमल क्या है? आपका पहला पद है, तो आपका पहला पद क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और दूसरा पद क्या है? आपका चरण है, वो आपका विशेष हो गया। यानी विशेषण वो कहते हैं जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं वो आपकी विशेषण हो गया, और जिसका हम विशेषता बता रहे हैं वो आपका विशेष हो गया। जैसे नीला गगन, नील गगन लिखा है ना, नीला है जो गगन, गगन, गगन मतलब आसमान होता है। आसमान कैसा है? नीला है। तो नीला क्या है? आपका विशेषण है, वो उसकी विशेषता बता रहा है। और आसमान क्या हो गया? गगन क्या हो गया? आपका विशेष हो गया। तो यहाँ विशेषण और विशेष का ध्यान रखा जाता है। तो आप लोग इतना बच जाएंगे कि जहाँ पे विशेषण और विशेष का बोध होता है वो आपका कर्मधारय समास होता है। अगला है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। आपने जाना अव्ययी में पहला पद, तत्पुरुष में दूसरा पद। अब द्वंद्व समास में
क्या होता है, दोनों पद आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पहला पद किसमें प्रधान होता है, तो आप लगाएंगे अव्ययी में। दूसरा पद किसमें होता है, तत्पुरुष में। और जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं तो आपका द्वंद्व। और बहुव्रीहि में क्या होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें अन्य पद की बात की जाती है, अन्य पदों की चर्चा की जाती है, अन्य पदों के बारे में बताया जाता है। जहाँ हम किसी और का बोधोत करते हैं, किसी और के बारे में बताते हैं, किसी और का ही चर्चा करते हैं, वो आपका बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पर विग्रह करने पे एक नया शब्द निकलता है। इसमें पहला पद विशेषण नहीं होता है। यहाँ पर विशेषण विशेष का ध्यान नहीं रखना होगा, बस आपको ये बस जानना है कि यहाँ पर किसी और जिसके बारे में किसी और की बात की जा रही है, किसी और की चर्चा की जा रही है, वो आपका बहुव्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण में आप बिल्कुल आराम से जान जाएंगे कि जैसे लिखा है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र हम किसी और के बारे में चर्चा करें, यानी भगवान शिव के बारे में बात करें। वीणा पाणी सरस्वती के बारे में बात कर रहे हैं। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाली कौन है, सरस्वती हैं। गजानन गजानन श्री गणेश को कहते हैं। न कि हम शंकर को कहते हैं, न कि हम हनुमान जी को कहते हैं। तो क्या आपका बहुव्रीहि समास, यानी हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका बहुव्रीहि समास। तो आई होप आप लोग दोस्तों समास के बारे में अच्छे से जान गए होंगे कि समास क्या होता है, समास के कुल मुख्यतः कितने भेद होते हैं, और समास के भेद के अंतर्गत आप सबके बारे में बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि आप समास को आप बिल्कुल। अभी हम आप लोग को समास के कुछ MCQ करा देंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि समास क्या है। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।